Hello students, today let us discuss about the topic dielectrics. ये वैसे टेक्सचुअल पार्ट है तो मैं आपको पढ़ते पढ़ते एक्सप्लेन करता हूँ। ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस कंडक्टर्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये कुछ गॉस थ्योरम से रिलेटेड टर्म्स है। पहला, इन स्टैटिक सिचुएशन the net charge in the interior of conductor is always zero. इसका मतलब है whenever charge is given to the conductor, the content of conductor does not allow the charge to enter. So charge always resides on the surface of conductor. एक, the interior of conductor, the net electrostatic field is zero. अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आपको पता है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो चार्जेस को इनक्लोज करो, राइट। यहाँ पे अगर चार्ज इनसाइड द कंडक्टर ट्रांसफर नहीं होता है तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉन जीरो व्हेन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर or outside the surface of charge conductor. तीसरा, electric potential is constant on the surface and within the conductor. हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ये हम लोगों ने डिस्कस किया. अगर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल जीरो है. अगर डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल जीरो है तो मतलब है पोटेंशियल कांस्टेंट है. तो सरफेस से लेकर इनसाइड एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, इसलिए चार्ज ट्रांसफर नहीं होता इनसाइड द कंडक्टर. फोर्थ पॉइंट, electric field intensity at a point just outside the surface of charged conductor is normal to the surface. मतलब surface of charged conductor का near point पे electric intensity is always what? Perpendicular to the surface. हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि फॉर आइसोलेटेड चार्ज, एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस. दैट इज वन. एज्यूम करो अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सरफेस को थोड़ा सा ऑब्लिक रहेगा, टेढ़ा, तो इंटेंसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से चार्ज ट्रांसफर पॉसिबल है जो एक्सपेक्टेड नहीं है. इसीलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए. So intensity is always pure vertical near the surface of charge conductor. पांचवा पॉइंट, surface charge density of conductor could be different at different point. ये पॉइंट बाद में डिस्कस होगा, अभी आपको इमीडिएटली समझ में भी नहीं आएगा. ये हम लोग जब वैन डी ग्राफ जनरेटर पढ़ेंगे तब कंप्लीट होएगा. सरफेस चार्ज डेंसिटीज could be different at different point. जैसे मैंने एक फ्लोर लिया, अगर फ्लोर पे थोड़े खड्डे और फ्लोर पे पानी डाला, ऊपर से तो पानी का लेवल सेम दिखता है, लेकिन जहाँ खड्डा होगा वहाँ वाटर ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा. तो ऊपर से ऑब्जर्वेशन ये है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा दिखता है, लेकिन सरफेस जहाँ जहाँ थोड़ा सा अनइवन है वहाँ वाटर एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है. इसका मतलब वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है. ऐसे ठीक है, बाद में और भी डिस्कस होगा. ये दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. नॉर्मली क्या रहता है लैब में या कंपनीज में, जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके रीडिंग बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट नहीं होने चाहिए, उनको शील्डिंग प्रोवाइड किया जाता है. जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिनके रीडिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होने चाहिए, उनको मेटल केस में रखा जाता है.
जैसे हम लोग घर में भी कितने इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिनका आउटर कवरिंग मेटल ही होता है, मेटल शीट्स या मेटल कोटिंग होता है, उसको शील्डिंग बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उनको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। और मेटल शील्ड की यूज करते हैं बिकॉज मेटल्स डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू देम। एक सिंपल एग्जांपल लेते हो, जैसे रेनी सीजन में थंडर लाइटनिंग हो रहा है, तो थंडर लाइटनिंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो थंडर लाइटनिंग हो रहा है और आप कार में बैठना प्रीफर करोगे, क्योंकि कार में अगर बैठोगे तो कार का पूरा कंटेंट आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गया। तो इनसाइड दैट शील्डिंग इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस विल नॉट पास, तो आप सेफ है, राइट? दैट इज वन। क्योंकि जो कार का शील्डिंग है, इट इज अ कंडक्टिंग मटेरियल, इट डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट, क्योंकि मेटल शीट है। बिकॉज मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस, दैट इज वन। तो कार में बैठना ये सेफ रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं होते। सो टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट रीडिंग, जो बाहर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए जैसे हम लोग घर में भी पावर सप्लाई यूनिट जो है मेटल केस में रखना ही प्रीफर करते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अफेक्ट नहीं करेगा और उसके रीडिंग को भी अफेक्ट नहीं करेगा। दैट इज ओके। अभी डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग देखते हैं। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? मैं एक स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, आपको उतना ही प्रिपेयर करना। डाइलेक्ट्रिक इज इसेंशियली एन इंसुलेटर, मतलब मटेरियल या सब्सटेंस विच इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज इंसुलेटर। जो चार्ज माइग्रेशन अलाउ नहीं करता है वो मटेरियल जो होगा, इट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक। ये चार्ज माइग्रेशन को अलाउ नहीं करता, लेकिन चार्जेस को एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करना अलाउ करता है। यानी मटेरियल विच डज नॉट अलाउ द चार्ज ट्रांसफर बट कैन अलाउ द इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस टू एक्सर्ट is called dielectric. Second statement, a dielectric is a substance which does not allow the flow of charges through it, but permits them to exert electrostatic force on one another through it. That is dielectric. It is the material which cannot conduct the electric current through it, but can pass electric influence through it. मतलब ये लाइन्स ऑफ फोर्स को पास होने देता है, लेकिन चार्ज माइग्रेशन नहीं होने देता। इट इज डाइलेक्ट्रिक। So dielectrics are non-metallic materials, क्योंकि metallic materials conduction allow करते हैं। Dielectrics are non-metallic materials have high specific resistance, मतलब materials जिनका resistance per unit length and per unit area of cross section बहुत ज़्यादा होता है, वो materials होते हैं dielectrics, जिनका electrical resistivity बहुत ज़्यादा होता है या specific resistance ज़्यादा होता है। एंड हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। देखो ये ऐसे वर्डिंग याद रखो, ये एमसीक्यूज में काम आएगा कि डाइलेक्ट्रिक का फीचर क्या, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। डाइलेक्ट्रिक का फीचर क्या, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। मतलब उसका टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होता है। ऑब्वियस है, मेटल्स बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेटल्स के लिए पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक्स है ये दो फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं, एक सॉलिड स्टेट और एक लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट में अवेलेबल डाइलेक्ट्रिक्स कौन से हैं जो कॉमनली यूज होते हैं? सिरामिक्स, ग्लास, प्लास्टिक, माइका, पेपर, सिलिकॉन शीट्स, मैग्नेशिया। ये ओवर फॉर्म है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का, जो साउथ मैग्नेशिया कंट्रीज में मिलता है। वैक्स, स्टोन, ये हो गए डाइलेक्ट्रिक्स इन अ सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट में मिनरल ऑयल्स, हैलोजनेटेड हाइड्रोजन कार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, आपको अच्छे से आता होगा। दीज आर द लिक्विड डाइलेक्ट्रिक्स। अभी डाइलेक्ट्रिक्स ये जो है
ये दो टाइप्स के होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अभी पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या है? जैसे आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा है, तो मैग्नेटिज्म में मैग्नेट का एक एंड एन पोल होता है तो दूसरा एंड एस पोल होता है, राइट? तो पॉइंट वेयर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज concentrated is called as the pole. Point where property of electricity is concentrated is called electric charge. तो मैकेनिक्स में सेंटर ऑफ मास, इलेक्ट्रिसिटी में आइसोलेटेड चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में पोल, ये एनालॉगस क्वांटिटी है। मास प्रोड्यूसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज गिव्स यू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोल गिव्स यू मैग्नेटिक फील्ड। अभी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? Dielectrics in which molecules have their center of gravity of positive charge and center of gravity of negative charge separated by non-zero distance. मतलब सब्सटेंस जिसमें मॉलिक्यूल्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग अलग होता है, सेपरेटेड बाय नॉन जीरो डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये एक पोल हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ये एक पोल हो गया, दे आर सेपरेटेड बाय सम नॉन जीरो डिस्टेंस, तो एक डाइपोल तैयार हो गया। जिसके मॉलिक्यूल्स इस स्ट्रक्चर फॉर्म में होते हैं उसको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं और उस सब्सटेंस को पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। उसके फीचर्स क्या है देखो, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। Molecules in which center of gravity of positive nucleus and center of gravity of revolving electrons do not coincide, मतलब अलग अलग है, they are called polar molecules and the substance is therefore called as polar dielectrics. Normally water, alcohol, NH3, HCl, N2O, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH3CO, ये जो है ये सब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, आपको शॉर्ट नोट में और डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखने में काम है, ज़्यादा डिटेल नहीं करना है क्योंकि केमिस्ट्री का पार्ट है। ऑल हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब दो अलग अलग एटम कंबाइन, all heteronuclear diatomic molecules with any covalent bond between them are the polar dielectrics. Polar substances behave as a tiny electric dipole, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय डिफॉल्ट अलग अलग है, तो ये एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल बिहेव करता है। क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा इक्वल एंड अनलाइक होता है, क्योंकि एटम एज अ होल हमेशा न्यूट्रल होता है, दैट इज व्हाई। तो यहाँ एक परमानेंट डाइपोल तैयार रहता है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऑलवेज बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर वो बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है सो दे पॉजेस नॉन जीरो परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट? जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा 11th में भी और इसी चैप्टर का पहला पोलर सब्सटेंसेस हैव असिमेट्रिकल शेप, इनके लिए आप कोई शेप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है पोलराइजेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। कैसे रहता है? अगर आपने पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये रोटेट होते हैं, और रोटेट कैसे होते हैं? सो दैट पॉजिटिव पार्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक is towards the negative plate of the battery and negative charge is towards the positive plate of the battery. तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस अलाइनमेंट को बोला जाता है पोलराइजेशन, अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक।
जैसे डायग्राम में देखो, ये Cl है और ये H है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो फ्रॉम Cl टू H ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये वाला। अगर ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, अगर आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पैरेलल हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। याद है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन तक, ये मैं जैसे कर्सर डिस्प्लेस कर रहा हूं, ये डायपोल मोमेंट है एक, ऐसे। ये दूसरा डायपोल मोमेंट है, ऐसे। तो यहाँ निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, दो डायपोल मोमेंट हो गए। These dipole moments are the sides of parallelogram. तो नेट डायपोल मोमेंट along the diagonal आएगा एग्जैक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे बीच में। जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये डिस्प्लेस होगा, रोटेट होगा और खुद का डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन करेगा। जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो, सबका मुंह इधर उधर है, मस्ती कर रहे हो तो सबका मुंह इधर उधर है। जैसे टीचर अंदर आएगा तो आप यू ऑल आर अलाइन टुवर्ड्स द बोर्ड, ये आपका अलाइनमेंट है। वैसे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। और ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो पोलराइजेशन है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मतलब क्लासरूम में आप कितना जल्दी इमीडिएटली अलाइन होते हैं टुवर्ड्स द बोर्ड, ये टीचर के नेचर पे डिपेंड करेगा। वैसे यहाँ पे भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि टेम्परेचर मतलब थर्मल एजिटेशंस होता है सब्सटेंस में, तो डिपेंड करता है। ये हो गए फीचर्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर में क्या होगा देखो, नॉन पोलर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ निगेटिव चार्ज यानी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर, ये बाय डिफॉल्ट कोइंसाइड होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन दोनों में जीरो डिस्टेंस होता है। तो यहाँ ये बाय डिफॉल्ट डायपोल फॉर्म नहीं रहेगा। अगर डायपोल फॉर्म नहीं रहेगा तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं नॉन पोलर, बिकॉज पोल्स आर नॉट सेपरेटेड बाय नॉन जीरो डिस्टेंस। उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं एंड करस्पॉन्डिंग सब्सटेंस को नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोला जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, ये देखो, ये होमो है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ये सिमेट्रिक शेप वाले स्ट्रक्चर्स है। तो नॉन पोलर सब्सटेंस डू नॉट हैव अ टाइनी इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब ये शुरू में डायपोल बिहेव नहीं करते, क्योंकि दो पोल्स तो है लेकिन जीरो डिस्टेंस से सेपरेटेड है, दैट इज व्हाई। यहाँ पे नॉन पोलर सब्सटेंस हैव अ जीरो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डायपोल ही नहीं है तो डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन ही नहीं आता। नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैव asymmetrical shapes, sorry, non-polar substances have symmetrical shape and polarization अभी कैसे रहेगा, ये नॉन पोलर है। जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं टाइम भी। वापस रिपीट करता हूँ, जब आप नॉन मतलब ये देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल तो है नहीं बाय डिफॉल्ट, तो ये डायपोल मोमेंट भी पॉजेस नहीं करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखोगे तो वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं। तो उन दोनों में एक नॉन जीरो डिस्टेंस प्रोड्यूस होता है और वो एज अ डायपोल बिहेव करने लगता है। इट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो डायपोल बिहेव करेगा तो उसे बोला जाता है इंड्यूस डायपोल। तो इसको जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो पहला ये एज अ डायपोल बिहेव करता है, इंड्यूस डायपोल। और वंस ये इंड्यूस हो गया, डायपोल तैयार हो गया, कि बाद में ये पोलर डाइलेक्ट्रिक जैसे रोटेट होता है
और खुद के डायपोल मोमेंट वेक्टर को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन करता है, उसको बोला जाता है पोलराइजेशन, राइट। तो यहाँ ये पोलराइजेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट था और यहाँ ये पोलराइजेशन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। दोनों में एक ही डिफरेंस है, यहाँ डायपोल है, पोलर में डायपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, खुद को अलाइन कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अलाइन करेंगे मतलब उनके डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन पैरेलल हो जाए। इसमें एक स्टेप ज्यादा है, ये पहला खुद इंड्यूस डायपोल हो जाएंगे और फिर खुद को रोटेट करके अलाइन करेंगे, एक स्टेप ज्यादा है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दोगे जैसे थे हो जाएंगे वापस नॉन पोलर। ओके, in the next lecture we will see what is the effect of electric field on polar and non-polar dielectric, जो मैंने अभी थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस किया। थैंक यू।